हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और आज है हमारा लेक्चर 10। अब तक हम कर चुके हैं सेक्शन 23 तक, जहां पे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे एडमिशंस। अब हम करेंगे सेक्शन 24 ऑनवर्ड्स, जिसमें दिया हुआ है कन्फेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि कन्फेशन होता क्या है। कन्फेशन होता है कि हम अपनी जो भी गिल्ट है, अगर हमने कोई क्राइम किया है, उस गिल्ट को अगर हम एडमिट करते हैं तो वो कन्फेशन बन जाता है। तो ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस पे ही एप्लीकेबल होता है। तो अब हमारे पास आ गया है कन्फेशन। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक होती है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर आती है एडमिशन, जो हम पहले लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, उसके अंदर आती है कन्फेशंस। तो स्टेटमेंट जनरल हम कुछ भी बोलते हैं, दैट इज स्टेटमेंट। अगर हम किसी चीज को एडमिट करते हैं तो दैट बिकम्स एडमिशन, एंड अगर जो एडमिशन है वो हमारी गिल्ट के रिलेटेड है तो वो बन जाएगा हमारा कन्फेशन। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ये जीनस हो गया, एंड एडमिशन क्या होगी, ये हो गया हमारा स्पीशीज। तो कन्फेशन क्या बन गया, सब स्पीशीज। ठीक है, ये सिर्फ क्राइम के रिलेटेड हो जाती है, टू एडमिट गिल्ट। ठीक है जी, तो समझ आ गया। तो कन्फेशन क्या है, अगर हम अपने किसी गिल्ट को एडमिट करते हैं, दैट इज कन्फेशन, एंड ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही हो सकता है। अब पता होना चाहिए कि कन्फेशन कौन कौन सा हो सकता है। एक तो कहते हैं जुडिशियल हो सकता है, एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो जुडिशियल कौन सा होगा, जो हमें दिया हुआ है, जो जुडिशरी के सामने, मतलब जज के सामने होगा, तो वो इन कोर्ट है तो वो जुडिशियल कन्फेशन हो जाता है। जो कोर्ट के आउटसाइड दिया जाता है वो हो जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल। जैसे हमने एडमिशन में भी किया था कि एडमिशन जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल हो सकती है, वैसे कन्फेशन भी जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल है। तो जुडिशियल कहां पे आता है, सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी में ये फॉल करता है, जुडिशियल कन्फेशन। एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल, ये जो हम सेक्शंस करेंगे अभी, सेक्शन 24 to 30 ऑफ एविडेंस एक्ट, इसमें दिया हुआ है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 24। इसमें क्या बात की गई है, कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो कहते हैं अगर बंदे ने कन्फेशन किया है बट वो किस वजह से किया है, उसको कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस है, तो क्या कहते हैं वो जो कन्फेशन होगा वो रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। तो वो वाला जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट नहीं होगा। अगर रेलेवेंट नहीं है तो वो एडमिसिबल भी नहीं होगा। तो इसकी लैंग्वेज क्या कहती है, अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन। एक्यूज्ड पर्सन ने कन्फेशन किया है, वो रेलेवेंट इररेलेवेंट है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो इररेलेवेंट कब है, इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय। तो कोर्ट को अपीयर होता है कि जो कन्फेशन है वो कैसे किया गया है, किसी ने कोई इंड्यूसमेंट की है, थ्रेट किया है या कोई प्रॉमिस किया है। तो ये तीन चीजें हैं, इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस। तो वो जो कन्फेशन होगा वो इररेलेवेंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हैविंग इन्फ्लुएंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। तो कहते हैं किस चीज के रिलेटेड है, जो भी पर्सन एक्यूज्ड पर्सन है उसके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं उसके रिलेटेड है। प्रोसीडिंग फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहते जो इंड्यूसमेंट, थ्रेट एंड प्रॉमिस है वो किसने किया है, पर्सन इन अथॉरिटी ने किया है। एक तो वो चार्ज के रिलेटेड होना चाहिए जो एक्यूज पर्सन पे लगे हुए हैं। सेकंड कहते हैं वो पर्सन कौन सा है, किसने उसको ये चीज की है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस, जो पर्सन इन अथॉरिटी है। एंड थर्ड थिंग इज सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। तो कहते हैं वो चीज कोर्ट के ओपिनियन में सफिशिएंट भी होनी चाहिए। इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस है, इन रेफरेंस टू चार्ज होना चाहिए। सेकेंड इज कि जो पर्सन है जो कर रहा है इंड्यूसमेंट, थ्रेट, वो कौन सा पर्सन है, पर्सन इन अथॉरिटी। अब पर्सन इन अथॉरिटी कौन होगा, पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट या कोई और पर्सन इन अथॉरिटी।
तो कहते हैं ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो उस बंदे का माइंड चेंज कर सकता है, तो उसको हम पर्सन इन अथॉरिटी बोलेंगे। टू गिव द एक्यूज्ड person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it। तो कोर्ट के ओपिनियन में क्या होना चाहिए कि एक्यूज्ड पर्सन के लिए ये चीज सफिशिएंट है कि उसका वो चीज माइंड चेंज कर दे, वो इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस उसका माइंड चेंज कर सकती है। दैट किस चीज के लिए? दैट ही वुड गेन एन एडवांटेज और अवॉइड एन इवल ऑफ टेम्पोरल नेचर, कि उसको कोई एडवांटेज होगा या फिर वो किसी इविल को अवॉइड कर देगा इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम। तो वो किस रेफरेंस में होनी चाहिए? जो भी उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके रिलेटेड ही ये इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस होना चाहिए। इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस होगा एंड उस पर्सन को लगे कि उसको कोई एडवांटेज हो रहा है उस क्राइम के रिलेटेड, या फिर वो अवॉइड कर सकता है किसी इविल ऑफ टेम्पोरल नेचर, दैट इज के उसकी पनिशमेंट कम हो रही है या वो बिल्कुल ही पनिशमेंट से बच रहा है। तो वो चीज क्या होगी? वो अगर उसने फिर कन्फेशन किया है दैट वुड बिकम इररेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, चाहे उसके कोई टीचर हैं या फादर हैं या विलेज का सरपंच है या पुलिस ऑफिसर है, वो उससे कहते हैं कि अगर तू हमें सच बता देगा, कन्फेस कर देगा, तो हम क्या करेंगे, तेरी पनिशमेंट कम करवा देंगे। तो ये कन्फेशन इररेलेवेंट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर उसको बोला जाता है कि कन्फेशन कर दे, हम तुझे जॉब दिला देंगे, तेरी फैमिली मेंबर्स को जॉब दिला देंगे, तो ये इन रेफरेंस टू चार्ज नहीं है, उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके रिलेटेड नहीं है। तो ये अगर फिर वो कन्फेशन करता है तो ये वाला कन्फेशन उसका रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर तो इन रेफरेंस ऑफ चार्ज है फिर वो कन्फेशन इररेलेवेंट है, अदरवाइज वो पर्सन किसी और चीज के अंदर आके कन्फेशन करता है तो वो रेलेवेंट ही रहेगा, वो इररेलेवेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 28 एंड 29। 24 में दिया था कि कब कन्फेशन रेलेवेंट नहीं होगा, दैट इज इररेलेवेंट है। 28 और 29 बात कर रहे हैं कि कन्फेशन कब रेलेवेंट हो सकता है, कब होगा। सेक्शन 28 बात कर रहा है कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस रेलेवेंट। तो कहते हैं जब वो इंप्रेशन जो 24 वाला था कि इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस है, अगर वो वाला इंप्रेशन कहते हैं रिमूव हो जाता है, उसके बाद जो कन्फेशन किया जाएगा दैट वुड बिकम रेलेवेंट। इफ सच अ कन्फेशन एज रेफर टू इन सेक्शन 24, तो कहते हैं सेक्शन 24 में जो भी कन्फेशन की बात की है, मेड आफ्टर द इंप्रेशन कॉज्ड बाय एनी सच इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस हैज इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट बीन रिमूव्ड, फुली रिमूव्ड, इज रेलेवेंट। यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 24 में जो भी इंड्यूसमेंट थ्रेट एंड प्रॉमिस की वजह से हमें लग रहा था कि कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है, अगर कहते हैं उसको हम रिमूव कर दें, रिमूव कोर्ट के ओपिनियन में होना चाहिए, रिमूव भी यहाँ पे है फुल्ली रिमूव्ड, पार्शियल नहीं है, यहाँ पे है फुली, टोटली रिमूव होना चाहिए ये इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस, देन वो कन्फेशन अगर फिर पर्सन करता है तो दैट वुड बिकम रेलेवेंट। ये प्री में बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है, सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ये भी इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फुल्ली रिमूव्ड है वर्ड या ओनली रिमूव्ड है या पार्शियल रिमूव्ड है, तो फुल्ली रिमूव्ड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 29, कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी एक्सेट्रा। इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं कि अगर वैसे कन्फेशन कहते रेलेवेंट है तो उन वजह से जो 5 चीजें इसमें दी हैं उनकी वजह से कहते वो इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं वो देखेंगे हम। इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट, अगर कहते कन्फेशन क्या है वैसे तो रेलेवेंट है, इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट, तो कहते वो इररेलेवेंट नहीं होगा merely because it was made under first is promise of secrecy, के पर्सन को प्रॉमिस किया गया था कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे, तो कहते वो कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं हो जाएगा। सेकंड इज इन कंसीक्वेंस ऑफ अ डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट, तो कहते उसको उसके ऊपर डिसेप्शन प्रैक्टिस की गई है। थर्ड के पर्सन ड्रंक था फिर उसने कन्फेशन किया, तब भी ये कन्फेशन इररेलेवेंट नहीं होगा। फोर्थ इज बिकॉज इट वाज मेड इन आंसर टू क्वेश्चंस व्हिच नीड नॉट have been answered, तो कहते हैं जिन क्वेश्चंस का उसको आंसर करने की जरूरत नहीं थी पर्सन ने फिर भी आंसर कर दिया और उसमें कुछ कन्फेस कर दिया, तब भी वो कन्फेशन रेलेवेंट होगा।
whatever may have been the form of those question, कैसे भी उससे क्वेश्चन पूछे जाए तो वो कन्फेशन फिर भी रेलिवेंट रहेगा। या फिर कहते बिकॉज ही वॉज नॉट वार्न्ड दैट ही वॉज नॉट बाउंड टू मेक सच कन्फेशन, तो कहते उसको वार्निंग नहीं दी गई कि वो कन्फेशन नहीं कर सकता, उसकी कोई बाउंड नहीं है कि वो कन्फेशन करेगी, फिर भी बंदा कन्फेशन करता है। एंड दैट एविडेंस ऑफ इट माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, तो कहते पर्सन को ये नहीं बताया गया कि अगर वो कन्फेशन कर देगा तो उसके बाद ये कन्फेशन उसके अगेंस्ट एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। फिर भी अगर बंदे ने कन्फेशन कर दिया है तो वो कन्फेशन रेलिवेंट माना जाएगा। 5 चीजें हैं। पहले कहते कि कन्फेशन सीक्रेसी का प्रॉमिस था, सेकंड डिसेप्शन प्रैक्टिस की गई है, थर्ड पर्सन ड्रंक था, फोर्थ के उसको ऐसे क्वेश्चन का आंसर किया गया उसने जो उसको आंसर करने की जरूरत नहीं थी, फिफ्थ कि उसको वार्निंग नहीं दी गई कि अगर वो कन्फेशन कर देगा तो इसको उसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। तो अगर इन सर्कमस्टांसेस में भी बंदे ने कन्फेशन कर दिया तो वो रेलिवेंट ही माना जाएगा। बट इससे पहले ये जरूरी है कि वो कन्फेशन वैसे रेलिवेंट हो, उस कन्फेशन का अदरवाइज रेलिवेंट होना जरूरी है। देन अगर इनमें फॉल करता है तो फिर भी वो रेलिवेंट ही रहेगा। इसमें एक केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस श्रृंगारा सिंह। इस केस में हेल्ड हुआ था कि ये सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे ही एप्लीकेबल है। जो सेक्शन 29 है, अगर जो कन्फेशन किया गया वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है तभी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे के जो सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट इज सेक्शन 25, 26 एंड 27 प्लस सेक्शन 30। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।